तो लास्ट क्लास में हम लोग सैटेलाइट का मोशन पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने देखा था टाइम पीरियड क्या होता है, ऑर्बिटल स्पीड क्या होती है, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, वो सब हमने देखा था। तो उसके कुछ रिजल्ट्स हैं, वो आप लोग याद कर लेना, डायरेक्ट यूज़ होंगे, ठीक है। तो आज ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कल कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे जो हम एसएचएम में नहीं किए थे, वहाँ छोड़े थे, टनल वाली प्रॉब्लम्स, ठीक है, और पेंडुलम वाली, ठीक है। तो कल भी ये लेक्चर जाएगा। तो कल सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे और एक दो एडवांस के कंसेप्ट्स हैं वो करेंगे, ठीक है। तो कल पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, एडवांस के लिए भी, मेंस और नीट के लिए तो आज ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनना आज का लेक्चर, क्योंकि आज के लेक्चर से मान के चलना एक क्वेश्चन आएगा आपका फाइनल एग्जामिनेशन में, ठीक है, केपलर्स लॉ से। उससे पहले अभी सैटेलाइट बचा है थोड़ा सा। चलो देखो वापस। तो कल हमने एक चीज़ देखी थी, और शायद कल मैंने एक चीज़ गलती से कुछ और बताया था, ध्यान से सुनना, शायद अगर सही बताया तो अच्छी बात है। सपोज ये कोई प्लानेट है जिसका मास आरपी है, सॉरी रेडियस आरपी है, मास एमपी है, ठीक है। अर्थ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मुझे एक चीज पता है कि अगर मैं बात करूं स्मॉलर डिस्टेंस ऊपर या सरफेस से h हाइट ऊपर, तो अगर मुझे इसको सर्कुलर में घुमाना है सैटेलाइट को, ठीक है, तो सर्कुलर में जब मुझे घुमाना है तो मुझे एक चीज पता है कि इसकी ऑर्बिटल स्पीड दैट शुड बी इक्वल टू अंडर रूट जी एम बाय स्मॉल आर, दैट शुड बी आर प्लस एच। कल प्रूव भी किया था हमने। अगर इतनी स्पीड हुई तभी जाके ये क्या करेगा, आपका सर्कुलर मोशन करेगा, अदरवाइज इसका मोशन चेंज होगा। उसके बाद मैंने मोशन भी बताना स्टार्ट किया था, पूरा नहीं हो पाया था। तो अब यहां से जो मैं बताऊंगा वो पूरा है। तो लास्ट का, कल के लेक्चर का 2-3 मिनट का जो है उसको छोड़ दोगे चलेगा, पर वही चीज मैं वापस बताऊंगा। पर शायद उसमें मैंने एक छोटी सी चीज अलग बताई थी, वो नहीं होगी, देख लेना अगर वो अलग बताई थी तो। पर अभी यहां जो बता रहा हूं वो सही है। तो सपोज सवाल उठता है कि सर अगर ऑर्बिटल स्पीड के इक्वल स्पीड ना हो, इस आर दूरी पे ऑर्बिटल स्पीड के इक्वल स्पीड ना हो, थोड़ी कम हो, तो सर क्या होगा, या थोड़ी ज्यादा हो तो क्या होगा, या एस्केप के इक्वल हो तो क्या हो जाएगा। अच्छा देखते हैं इसको एस्केप करने के लिए कितनी चाहिए, ठीक है। अभी यहां पे कितनी स्पीड है आपकी, अंडर रूट जी एम बाई स्मॉल आर या आर प्लस एच, ठीक। तो एस्केप के लिए इसको कितनी स्पीड चाहिए निकालते हैं। चलो लगाओ एनर्जी कंजर्वेशन। ये सैटेलाइट है जिसका मास m है, ये प्लानेट है, बोलो एनर्जी माइनस जी एम पी स्मॉल m डिवाइडेड बाय डिस्टेंस विच इज r। काइनेटिक भी है इसके पास, कितनी, हाफ m इंटू वी ई स्क्वायर, अगर वी ई स्पीड चाहिए तो यही तो लिखोगे। शुड बी इक्वल टू, जस्ट एस्केप करवाना है तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, इंटरेक्शन एनर्जी जीरो, काइनेटिक भी जीरो, m से m कैंसिल, वी ई शुड बी इक्वल टू अंडर रूट 2 जी एम पी बाय आर, ठीक है। और जस्ट नियर रिवॉल्व कर रहा होगा तो स्मॉलर कैपिटल आर के इक्वल, जो हम पहले डिराइव कर चुके हैं, अंडर रूट जी एम बाय कैपिटल आर, क्योंकि वो सरफेस से हमने फेंका था, पर ये किसी दूरी पे जाके ऑर्बिट कर रहा है आपका, मतलब रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, इसलिए स्मॉल आर आएगा आपका। तो मतलब हम 4 सिचुएशन पढ़ेंगे, अब ध्यान से सुनना। कौन कौन सी 4 सिचुएशन, इस स्मॉलर दूरी पे रह के ही हम बात करेंगे। मतलब जो सैटेलाइट है वो स्मॉलर दूरी पे है, मतलब अर्थ प्लैनेट के सरफेस से h हाइट पे है, तो उसी दूरी पे हम बातें करेंगे सारी। तो 4 कौन कौन सी सिचुएशन की हम बातें करेंगे। पहली जो हम कर चुके हैं कल के पूरे लेक्चर में, कि स्पीड एग्जैक्ट अंडर रूट जी एम बाय स्मॉल आर है, तब कैसा मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन, वो हम कर चुके, ठीक है। दूसरी, अगर रूट जी एम बाय आर से छोटी हो तो क्या होगा, वो मैंने कल थोड़ा सा बताया था, पर आज जो बताऊंगा सिर्फ वो आपको देखना है, ठीक है। तीसरी, रूट जी एम बाय आर से भी ज्यादा, पर रूट टू जी एम बाय आर से कम, समझ रहे हो, मतलब रूट जी एम बाय आर मतलब ऑर्बिटल से तो ज्यादा, पर एस्केप नहीं कर पाएगा उससे कम, ये होगी तीसरी। चौथी, एस्केप के इक्वल, और पांचवी भी चलो पकड़ लेते हैं, एस्केप से ज्यादा, ठीक है, तब भी एस्केप करेगा, पर तब क्या होगा, सिर्फ वो आपको देखना है कि क्या होगा, उसके क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। जिसके क्वेश्चन आएंगे एडवांस में वो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है यहां तक। चलो, तो रूट जी एम बाय आर अगर एग्जैक्ट स्पीड हुई आर दूरी पे, तब वो सर्कुलर मोशन करेगा, तो ये जो पाथ होगा दैट विल बी सर्कुलर, ठीक है। चलो अब केसेस करते हैं, और एस्केप के लिए कितनी चाहिए तो आपको डेरिवेशन आती होगी, एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, आंसर आ जाएगा, रूट जी एम बाय स्मॉल आर। चलो केस 1,
अपनी नोटबुक में अच्छे से कर लेना। कल जो अगर किसी ने लिखा होगा तो वो रहने देना, कोई ऐसा वो नहीं है, सही बनाया था वो, पर उसमें एक चीज़ थोड़ी सी गलत हुई थी। तो केस 1 है, इफ ऑर्बिटल मतलब स्पीड ऑफ सैटेलाइट जनरल वी से डिनोट करते हैं, ये छोटी है रूट जी एम बाय स्मॉल आर से। मतलब ये जो सैटेलाइट की स्पीड है यहाँ पे वो रूट जी एम बाय आर से छोटी है। एग्जैक्ट होती तो सर्कुलर करता। अब रूट जी एम बाय आर से छोटी है तो क्या होगा, आप ध्यान से देखना। सपोज ये हमारा प्लानेट है और ये दूरी है आपकी स्मॉल आर, ठीक। ये इसकी स्पीड है v विच इज लेस देन रूट जी एम बाय आर। तो क्या करेगा ये, ध्यान से सुनना। इसके दो सिचुएशन पॉसिबल है, कल भी मैंने बताया था। एक, या तो ये अर्थ के सरफेस से टकरा जाए, इतनी छोटी स्पीड है, या स्पीड अच्छी मतलब ठीक ठाक है तो ये अर्थ के सरफेस से ना टकराएगा, तो ये ऐसा कुछ पाथ फॉलो करेगा और वो पाथ होगा आपका एलिप्टिकल। तो दो सिचुएशन इसमें पॉसिबल है, दोनों मैं बना रहा हूं। पहली जो होगी वो होगी कि अगर ये सरफेस से नहीं टकराया तो ये कुछ ऐसा एलिप्टिकल पाथ फॉलो करेगा, ठीक है। दिस पाथ विल बी एलिप्टिकल। याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है बहुत साल पहले, ठीक है। अगर स्पीड रूट जी एम बाय आर से छोटी हुई तो पाथ कैसा होगा आपका, एलिप्टिकल। और इसमें एक और सिचुएशन बन सकती है, सपोज ये प्लैनेट, ये आपका स्मॉल आर, और ये स्पीड अभी भी किससे छोटी है, रूट जी एम बाय आर से छोटी है। अब क्या होगा, पॉसिबिलिटी है कि ये यहीं टकरा जाए सरफेस पे, ठीक है। पर ये किसकी आर्क होगी आपकी, इट विल फॉलो आर्क ऑफ एलिप्स, ठीक है। मतलब जब इसको कंप्लीट करोगे ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। सर्कल नहीं, सर्कल जैसा दिख गया, ये बनेगा आपका एलिप्टिकल ऐसा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है आईआईटी में बहुत पहले कि अगर स्पीड ऑर्बिटल से कम है, ठीक है, तो आपका जो पाथ होगा वो कैसा होगा। बहुत ऊपर की हाइट से उसको फेंका गया है तो उसका पाथ कैसा होगा। तो ऑप्शन थे पैराबोलिक, हाइपरबोलिक, आर्क ऑफ एलिप्स। तो आंसर आता है आपका आर्क ऑफ एलिप्स, ठीक है। तो दो सिचुएशन पॉसिबल हैं अगर आपकी सैटेलाइट की स्पीड रूट जी एम बाय आर से छोटी होगी। तो वो दो सिचुएशन कौन कौन सी है, या तो वो सरफेस से टकरा जाए, तो अगर वो सरफेस से टकराएगा तो वो कैसा, उसका ट्रेजेक्ट्री कैसा होगा, एलिप्स के आर्क वाला। ये एलिप्स का आर्क है आपका, ठीक है, और यहाँ जाके टकरा गया वो। और दूसरा पॉसिबिलिटी है कि वो टकराए नहीं, तब वो क्या करेगा, तब वो कुछ ऐसा एलिप्टिकल पाथ फॉलो करेगा, ठीक है। और पहले क्या कर रहा था वो, पहले कुछ ऐसा कर रहा था, स्मॉल आर रेडियस के सर्कल में घूम रहा था, ठीक। पर वो अब छोटा होके उसका एलिप्टिकल हो, क्योंकि स्पीड कम हो गई आपकी, ठीक है। तो ये अच्छे से नोट कर लेना। केस 2, रूट जी एम बाय आर के इक्वल होगी, तब तो पता ही आपको सर्कुलर, तब तो पढ़ते ही आ रहे हैं हम। केस 2 अब लेते हैं कि सैटेलाइट की जो स्पीड है वो रूट जी एम बाय आर से तो बड़ी है ऑर्बिटल से, पर एस्केप करनी जितनी नहीं है, अंडर रूट 2 जी एम बाय आर से कम है। क्योंकि एस्केप के लिए आपको कितनी चाहिए, अंडर रूट 2 जी एम बाय आर। तो एस्केप तो नहीं कर पाएगा, मतलब प्लैनेट के इंटरेक्शन में ही वो रहेगा। तो कैसा पाथ फॉलो करेगा, ध्यान से देखना। सपोज ये प्लैनेट है, ठीक, ये आपकी दूरी है स्मॉल आर, तो ये ऐसा मोशन कर रहा था सर्कुलर, ठीक है। स्पीड कितनी थी इसकी, रूट जी एम बाय स्मॉल आर। पर अगर स्पीड उससे ज्यादा हो जाए तब कैसा पाथ फॉलो करेगा, ध्यान से देखना। तब मान लो ये जो स्पीड है ये बड़ी हो जाए रूट जी एम बाय आर से, ठीक है। ये ऐसी एग्जांपल के लिए लिखा था मैंने, रूट जी एम बाय आर होती है यहाँ पे स्पीड। तब अब कुछ ऐसा पाथ फॉलो करेगा, ठीक है। कैसा होगा ये, फिर से एलिप्टिकल। तो चाहे स्पीड रूट जी एम बाय आर से कम हो, चाहे रूट जी एम बाय आर से लेकर रूट 2 जी एम बाय आर तक हो, दोनों केस में कैसा पाथ फॉलो करेगा, एलिप्टिकल। पर डिफरेंस क्या है, ध्यान से सुनना। इस केस में जो एलिप्टिकल पाथ फॉलो करेगा, ये जो सेंटर है ये नियरेस्ट फोकस होगा। मैंने बताया था एलिप्स के दो फोकस होते हैं आपके, ठीक है, F1 और F2। तो ये जो होगा आपका ये नियरेस्ट होगा। मतलब ध्यान से सुनना, कल अगर आपको याद हो तो मैंने बनाया था ये एलिप्स, सेमी, ये माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस, ये 0 0, ये आपका AE, 0 जिसको हम फोकस 1 बोलते हैं, और ये आपका
-AE, 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका प्लैनेट और ये हो जाएगा आपका सैटेलाइट। इस केस में ये मैंने ये ऐसा करके बनाया है, ठीक है। और सैटेलाइट आराम से ऐसा घूमेगा प्लैनेट के बाद, प्लैनेट यहाँ पे, सैटेलाइट आराम से घूमेगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बोलो, ये वाला, ये टोटल कितना है a, कल बताया था, ये कितना है ae, तो ये डिस्टेंस कितना a इंटू 1 - e। बहुत इंपॉर्टेंट एडवांस वाले बच्चों के लिए, नीट वालों को कोई जरूरत नहीं है, बस देख लो, ठीक है, क्योंकि नीट में कभी सवाल नहीं आएंगे। और जब सैटेलाइट घूम के यहां पहुंचेगा s, तब प्लैनेट से दूरी उसकी कितनी हो जाएगी, देखो ये a, ये a, तो वो हो जाएगी a इंटू 1 + e। दिस इज कॉल्ड द फारदेस्ट डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट, ठीक है, and this is called the nearest distance of satellite। तो नियरेस्ट डिस्टेंस सैटेलाइट का प्लैनेट से एलिप्टिकल पाथ में, ठीक है, सर्कुलर में तो हमेशा आर ही होगा आपका, सर्कुलर में तो सबको खासियत पता ही है सर्कुलर की, सर्कुलर में दूरी आपकी आर ही रहेगी। पर एलिप्टिकल में जब वो घूमेगा, कब घूमेगा एलिप्टिकल में, जब उसकी स्पीड ऑर्बिटल से तो ज्यादा पर एस्केप से कम, तब वो किस में घूमेगा, आपका एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, ठीक है। उस केस में प्लैनेट जो होगा वो किसी एक फोकस पे बैठा होगा, ये हमेशा याद रखना। एलिप्स के क्योंकि दो फोकस होते हैं, तो प्लैनेट किसी एक फोकस पे बैठा होगा। अब मान लो प्लैनेट इस फोकस पे है और सैटेलाइट आराम से ऐसा घूम रहा है, ठीक है, हर जगह जाएगा, यहाँ 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 सब जगह, ठीक है। तो सवाल उठता है कि ये जो सैटेलाइट है इसका नियरेस्ट डिस्टेंस कितना होगा। तो जो लोग इंजीनियरिंग वाले हैं वो एलिप्स में अच्छे से पढ़ेंगे सब चीज़ें, तो उनको ये तो बच्चों वाली चीज़ें लगेगी, पर अभी नहीं पढ़े हैं शायद, तो अभी के लिए बस समझ लो कि ये दूरी कितनी है, सेमी मेजर एक्सिस ए, ये कितनी है फोकस की ए, तो ये कितनी बची a - ए, ठीक। सिमिलरली जब सैटेलाइट वहां पे होगा तो प्लैनेट से उसका दूरी सबसे ज्यादा होगा, दिख रहा है सबको। आधे बोलेंगे सर यहाँ दूरी थोड़ी ना, सबसे ज्यादा वहां होगी, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द फारदेस्ट डिस्टेंस प्लैनेट से सैटेलाइट का, ये वाला कितना आएगा, ये a, ये a, तो a + a, ठीक है। यही सब काम आएंगे केपलर्स लॉ में। बस केपलर्स लॉ में ये सन हो जाएगा आपका और उसके अबाउट प्लैनेट घूमेंगे एलिप्टिकल में, ठीक है। यहाँ पे क्या है, प्लैनेट के अबाउट सैटेलाइट, या मान लो ये अर्थ है, ये मून है आपका, तो अर्थ के अबाउट मून, ऐसा, ठीक है। समझ में आ गया। तो जब भी आपकी स्पीड जो है वो ऑर्बिटल से ज्यादा होगी पर एस्केप जितनी नहीं होगी, तो एस्केप तो नहीं कर पाएगा, पर सर्कुलर में भी नहीं घूम पाएगा, क्योंकि सर्कुलर में घूमने के लिए स्पीड कितनी चाहिए, √gm/r। तो √gm/r से तो ज्यादा है स्पीड, तो ऑब्वियसली सर्कुलर में नहीं घूमेगा, तो कैसा पाथ फॉलो करेगा, एलिप्टिकल विद प्लैनेट एट वन ऑफ इट्स फोकाई, ठीक है। एलिप्स के दो फोकस होते हैं, तो प्लैनेट किसी एक पे बैठा होगा, तो सैटेलाइट आराम से इस एलिप्टिकल पाथ में घूमेगा, इस एलिप्टिकल पाथ में, ठीक है। देखने में एलिप्स नहीं लग रहा, ड्राइंग तो तुम लोग जानते ही हो मेरी, है ना, तो अपने से बना लेना अच्छा सा डायग्राम, ठीक है। कुछ तो यूं, ठीक है। कौन पूछ रहा है ड्राइंग, ठीक है, बस पता होना चाहिए आपको पाथ कैसा होगा। क्या सर्कुलर ले पाएगा, नहीं, सर्कुलर तब लेता जब एग्जैक्ट √gm/r होती, ठीक है, उतनी हाइट पे जाके, पर उतनी हाइट पे जाके उससे ज्यादा स्पीड आपने कर दी, पर एस्केप जितनी नहीं करवा पाए, तो ये ऐसा एलिप्टिकल लेगा। कम होगी तब भी कैसा पाथ फॉलो करेगा, ऐसा एलिप्टिकल, ठीक है। समझ में आ गया। और कभी कभी वो इंटरसेक्ट भी कर सकता है, तो केस वन में दो पॉसिबिलिटीज, अगर इंटरसेक्ट किया तो वो एक एलिप्स की आर्क वाला पाथ फॉलो करेगा, ठीक है, और अगर इंटरसेक्ट नहीं किया तब ऐसा प्रॉपर एलिप्स फॉलो करेगा। कर लोगे, इस केस में भी कैसा आएगा, एलिप्टिकल। चलो समझ में आ गया सबको। चलो अब आगे देखो, बस इन दोनों से न्यूमेरिकल आ सकते हैं। अब कैसे न्यूमेरिकल आएंगे वो अभी मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगा। ये मैं यहाँ तक समझ में आ गया सबको, ये मैं वापस भी बताऊंगा अभी, तब तक केस थर्ड कर लेते हैं। स्पीड जो है सैटेलाइट की वो एग्जैक्टली आपने कितनी दी, √2gm/r, मतलब कुछ ऐसा। ये प्लैनेट था, इसके अबाउट ये सैटेलाइट मस्त सर्कल में घूम रहा था, ठीक है। कितनी स्पीड थी इसकी, √gm/r, तभी सर्कल में घूम पा रहा था, पर आपने स्पीड कितनी करवा दी, √2gm/r, ठीक है। तब ये क्या कर जाएगा आपका, ठीक है, v इज एग्जैक्टली इक्वल टू √gm/r, तब ये ऑब्वियसली क्या करेगा, एस्केप, पर कैसा पाथ फॉलो करते हुए इन्फिनिटी पे जाएगा, पैराबोलिक, सीधा याद रखना अगर कभी पूछ ले तो,
ठीक है। तो अगर आप सैटेलाइट की स्पीड एस्केप के इक्वल करवा देते हैं तो ऑब्वियसली वो प्लैनेट के ट्रैक्शन से दूर चला जाएगा और जस्ट इन्फिनिटी पे पहुंचेगा और कैसा पाथ फॉलो करते हुए जाएगा, पैराबोलिक पाथ फॉलो करते हुए जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब इसी में केस 4, ये प्लैनेट, इससे r दूरी पे ये सैटेलाइट सर्कल में घूम रहा था, पर आपने इसकी स्पीड √2gm/r से भी ज्यादा कर दी, मतलब एस्केप से भी ज्यादा। तो ऑब्वियसली एस्केप तो कर ही जाएगा, है ना, पर एस्केप करेगा और उसके बाद कुछ स्पीड भी बचेगी उसकी, वो मैंने सिखाया था आप लोगों को। ठीक है, अब कैसा पाथ फॉलो करेगा ये, हाइपरबोलिक। ठीक है, तो ये 4 केस आपके जो आपको याद रखने, इससे कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा, सिर्फ पूछेगा वो कि एस्केप करने के लिए कितनी स्पीड चाहिए, वो तो आपको पता ही, एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो। हाँ, एक बार क्वेश्चन आया था कि स्मॉल आर दूरी पे, मतलब स्मॉल आर ऑर्बिटल रेडियस पे कोई सैटेलाइट सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन था बाय हाउ मच परसेंट इट्स स्पीड should be increased, by how much percent its speed should be increased so that it escapes to infinity। ठीक है, मतलब एक सैटेलाइट जो है वो r रेडियस के ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो क्वेश्चन था कि कितने परसेंट से उसकी स्पीड बढ़ाई जाए ताकि वो इन्फिनिटी पे एस्केप कर जाए। सिंपल, r रेडियस में घूम रहा है तो उसकी स्पीड है कितनी, √gm/r। एस्केप के लिए कितनी चाहिए, √2gm/r। तो कितने परसेंट से इंक्रीज किया जाए, परसेंटेज इंक्रीज विल बी रूट, आता है ना मैथ, 2gm/r माइनस √gm/r अपॉन √gm/r, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, दैट विल बी 1.4 - 1 0.414 इंटू 100 41.4%। तो अगर आप r दूरी पे अगर कोई सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है और उसकी स्पीड 41.4% से इंक्रीज करवा दे तो वो अब उस सर्कल में नहीं घूमेगा, वो एस्केप कर जाएगा इन्फिनिटी पे। थोड़ी कम करवाएं, मान लो 20% से इंक्रीज कराया, अभी भी सर्कल में नहीं घूमेगा, अब एलिप्टिकल पाथ लेगा, केस नंबर 2। समझ रहे हो, कम कर दें उसकी स्पीड ऑर्बिटल से तब भी एलिप्टिकल लेगा। ठीक है, कब, और चांसेस ये भी हो सकते हैं कि वो अर्थ के सरफेस से टकरा जाए, तब वो आर्क ऑफ एलिप्स ऐसा ट्रेजेक्ट्री होगी उसकी। ठीक है, और नहीं टकराएगा तो पूरा एलिप्टिकल पाथ फॉलो करेगा। ठीक, केस 2 में स्पीड अगर ऑर्बिटल से ज्यादा पर एस्केप के जितनी नहीं है तब भी एलिप्टिकल करेगा विद प्लैनेट एट वन ऑफ इट्स फोकाई, जिसपे एडवांस में न्यूमेरिकल आते हैं जो मैं अभी डिटेल में सिखाऊंगा। ठीक है, अभी तो मैंने सिर्फ डायग्राम बना के दिखाया था। केस 3 कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा, सिर्फ पाथ की ट्रेजेक्ट्री पता होनी चाहिए, पैराबोलिक होगा और ये होगा आपका हाइपरबोलिक। तो अगर स्पीड एग्जैक्ट एस्केप के इक्वल है तो पैराबोलिक पाथ फॉलो करते हुए इन्फिनिटी तक जाएगा और वहां पे स्पीड 0 हो जाएगी, पर अगर स्पीड एस्केप से भी ज्यादा तब भी एस्केप करेगा, पर फाइनली उसकी कुछ ना कुछ स्पीड होगी आपकी, उससे मूव करेगा। ठीक है, और कैसा पाथ फॉलो करते हुए जाएगा, हाइपरबोलिक। तो 3 पाथ हैं आपके, या 4 पाथ बोल सकते हो, या 5 भी बोल सकते हो। हाँ, 5 पाथ है। कौन कौन से, अगर r दूरी पर जाके सिर्फ रिलीज कर दिया आपने, कोई स्पीड नहीं दी, तब वो स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करते हुए अर्थ के सरफेस पे गिरेगा। ये मैंने नहीं बताया पर ये लॉजिकल है। ठीक है, मतलब आप h हाइट पे जाके पार्टिकल को सिर्फ ड्रॉप कर दिए, कोई स्पीड नहीं दिए, तो वैसली वो स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करते हुए नीचे गिरेगा। ठीक, दूसरा, उस h हाइट पे जाके, मतलब ये स्मॉल r टोटल दूरी पे जाके आपने स्पीड दी एग्जैक्टली √gm/r वेयर m इज मास ऑफ द प्लैनेट नॉट सैटेलाइट, ये ध्यान देना। तब वो कैसा पाथ फॉलो करेगा, सर्कुलर, जिसकी हम सारी चीजें निकाल चुके, टाइम पीरियड, ऑर्बिटल स्पीड, √gm/r, एंगुलर मोमेंटम, सब चीज निकाल चुके, टोटल एनर्जी, माइनस साइन क्या बताता है वो सब, है ना। फिर तीसरा बन सकता है कि अगर आपकी स्पीड √gm/r से कम हुई तब वो एलिप्टिकल पाथ फॉलो करेगा, और उसमें एक सिचुएशन ऐसी भी आ सकती है कि स्पीड इतनी कम हो कि वो अर्थ के सरफेस से टकरा जाए, तब उसका पाथ जो होगा दैट विल बी एन आर्क ऑफ एलिप्स। क्वेश्चन आ चुका है इसका, लिख लेना, केस 1 में बताया मैंने। केस 2 मतलब पाथ नंबर 4 कौन सा हो सकता है, वो हो सकता है आपका पैराबोलिक। एग्जैक्ट स्पीड आप घूमते √gm/r से घूम रहा था, एग्जैक्ट स्पीड आपने कितनी दे दी, √2gm/r, और आपको पता है इतनी स्पीड एस्केप करवा देगी उसको, तो वो एस्केप कर जाएगा, इन्फिनिटी पे जस्ट पहुंच जाएगा और कैसा पाथ फॉलो करेगा, पैराबोलिक।
और अगर एस्केप से भी ज्यादा स्पीड कर दे तो कैसा पाथ फॉलो करेगा, हाइपरबोलिक। ठीक है, और उसी में एक और मैंने बताया था कि अगर ऑर्बिटल से ज्यादा स्पीड हो उसी जगह पे और एस्केप के जितनी नहीं है तब भी एलिप्टिकल पाथ फॉलो करेगा, और जिसमें प्लैनेट किस पे रहेगा, एक फोकस पे। ठीक है, ये सारी चीजें समराइज कर लेना। ठीक है, बना लोगे डायग्राम, अच्छे से डायग्राम बना लेना क्योंकि मेरी ड्राइंग थोड़ी सी ऐसे ही है, तो अपने उससे बना लेना। ठीक है, कल शायद मैंने ये बताया था कि जब उसकी स्पीड रूट जी एम बाई आर से कम होगी तब एलिप्टिकल फॉलो करेगा, है ना। और बताया था कि उसमें जो प्लैनेट होगा वो नियरेस्ट उस पे होगा, उससे कोई मतलब नहीं है, वो ऐसा घूमेगा ना एलिप्स में, तो कोई भी फोकस पे हो, मतलब जब वो ऐसा आएगा, देखो एलिप्टिकल ये ऐसा है। ठीक है, ये आपका प्लैनेट है, ये आपका सैटेलाइट है। ठीक है, क्या सैटेलाइट हमेशा प्लैनेट के अबाउट सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं? नहीं, एलिप्टिकल में भी करते हैं। किस सिचुएशन में, वो मैंने बता दिया। ठीक है, तो सैटेलाइट आराम से इस एलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व कर रहा है विद प्लैनेट एट वन ऑफ द फोकाई। ठीक है, और ये डिस्टेंस कितना होता है, कल ही मैंने बताया था ए, ये टोटल होता है ए, तो ये बचेगा ए इंटू वन माइनस ई। ठीक, और जब सैटेलाइट घूम के यहां पहुंचेगा, ठीक है, तब इसका डिस्टेंस प्लैनेट से कितना हो जाएगा, a प्लस ए। ठीक है, चलो अब इस पे चर्चा करते हैं कुछ एडवांस लेवल की। अब ध्यान से सुनना, नीट वालों के लिए नहीं है, सिर्फ एडवांस वालों के लिए। इसका यूज केपलर में भी करेंगे हम आगे, थोड़ी देर बाद देखना। केपलर अभी पढ़ना स्टार्ट करेंगे जस्ट थोड़ी देर बाद। ठीक है, बस उसमें प्लैनेट की जगह सन आ जाएगा, सैटेलाइट की जगह प्लैनेट, क्योंकि प्लैनेट सन के अबाउट घूमेंगे एलिप्टिकल पाथ में। ठीक है, तो ध्यान देना, कोई जरूरी नहीं है कि सैटेलाइट जो है वो प्लैनेट के अबाउट सिर्फ सर्कुलर पाथ में घूमे, वो एलिप्टिकल पाथ में भी घूम सकते हैं। अब मैं चर्चा कर रहा हूं एलिप्टिकल पाथ, क्योंकि सर्कुलर की हम सारी बातें कर चुके हैं, टाइम पीरियड क्या होता है, टोटल एनर्जी क्या होती है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। पर सवाल उठता है जो एडवांस जनरली पूछता है कि क्या होगा अगर उसका पाथ एलिप्टिकल होगा, तब बताओ क्या क्या चीजें होंगी। ठीक है, क्या क्या चेंजेस आएंगे आपके। ठीक है, पाथ एलिप्टिकल कब होगा, समझ में आ गया, जब उसकी स्पीड जो है वो एग्जैक्ट रूट जी एम बाई आर नहीं होगी, उससे कम में भी आ सकता है, उससे ज्यादा में भी आ सकता है। ठीक है, चलो अब देखो ये डिस्टेंसेस कैसे लिखे, समझ में आ गया। ई की वैल्यू शायद मैंने कल भी बताई थी, अंडर रूट वन माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, वेयर बी इज लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस, ए इज लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। अच्छा, चलो देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें आपकी होती हैं। ठीक है, तो पहली चीज, क्या एनर्जी कंजर्व रहेगी। ठीक है, हाँ, अब एक चीज ध्यान देना, उसमें मैंने बताया था जब सर्कुलर पाथ फॉलो करता है, लॉजिकल है, क्योंकि सैटेलाइट का डिस्टेंस हमेशा प्लैनेट से आर ही रहेगा, आपका स्मॉल आर, तो उसकी जो स्पीड है वो चेंज नहीं होगी, और स्पीड चेंज नहीं होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, मैंने बताया था, पर एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एम इंटू वी इंटू आर, क्योंकि हर जगह वी और आर में एंगल कितना है आपका, 90 डिग्री। वैसे एम इंटू आर क्रॉस वी होता है, सबको पता होगा, रोटेशन पढ़ के आए हैं। ठीक है, पर सर्कुलर पाथ में जब घूमेगा ऐसा सैटेलाइट आर दूरी पे, तो हर जगह देखो ना, वी और आर, वी और आर, वी और आर हर जगह 90 डिग्री बनाएगा, तो एंगुलर मोमेंटम डायरेक्टली हो जाएगा एम वी आर, और क्योंकि आर कभी चेंज नहीं हो रहा सर्कुलर में, तो वी हमेशा अनचेंज रहेगा। पर क्या इसमें चेंजेस आएंगे, बिल्कुल। देखो सैटेलाइट जब यहां पे है, मतलब जब उसकी दूरी प्लैनेट से सबसे कम है, और वो दूरी कितनी होगी, a माइनस ए, एडवांस वालों के लिए ध्यान देना। पर हाँ, नीट वालों भी दो तीन चीजें इसमें सीखेंगे, वो मैं बताऊंगा। ये जो जगह होती है जब सैटेलाइट सबसे नजदीक होता है, दैट प्लेस इज कॉल्ड पेरिगी या पेरिफिलियन, शायद कभी सुने हो नाम। ठीक है, तो पेरिगी, पेरिजी, जो भी बोलना है, पेरिगी इज बेसिकली द पोजीशन एट विच द सैटेलाइट इज नियरेस्ट टू द प्लैनेट। ठीक है, उस पोजीशन को जब सैटेलाइट प्लैनेट के सबसे नजदीक होगा, दैट पोजीशन इज कॉल्ड पेरिगी। ये क्वेश्चन में आते रहते हैं, पेरिगी, एपोगी। ठीक है, अब ये जो दूसरी पोजीशन है, जब सैटेलाइट सबसे दूर होगा, ठीक है, आधों को लगता है यहां पे सबसे दूर होगा, नहीं, ध्यान से देखो, यहां पे सबसे दूर होगा, दैट पोजीशन इज कॉल्ड एपोगी। ठीक है, एपहीलियन भी बोलते हैं, शायद किसी ने सुना होगा 9th 10th में।
ठीक है, तो एपोगी इज बेसिकली द पोजीशन ऑफ सैटेलाइट व्हेन इट इज फारदेस्ट फ्रॉम द प्लैनेट एंड पेरिगी इज द पोजीशन ऑफ सैटेलाइट व्हेन इट इज नियरेस्ट टू द प्लैनेट। ठीक है, केपलर लॉ में बस चेंजेस क्या आएंगे, यहां पे सन आ जाएगा और उसके अबाउट प्लैनेट घूमेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अभी क्या प्लैनेट के अबाउट सैटेलाइट घूम रहे हैं, आधों को लगता है सिर्फ सर्कुलर में, नहीं, सर्कुलर में तो घूमते ही हैं और जनरली क्वेश्चन सर्कुलर के ही आते हैं, पर एलिप्टिकल में भी घूमते हैं। और मैं यहीं पे आपको बता दूंगा तो आपको केपलर लॉ मिनटों में समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसमें चेंजेस ही क्या है, बस यहाँ सन है, यहाँ सैटेल प्लैनेट है आपका। ठीक है, चीजें वही आपकी, ये पेरिगी, वो एपोगी, वो सब। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से, यहां तक समझ में आ गया। तो दिस डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज a माइनस ए, एंड दिस डिस्टेंस, फारदेस्ट डिस्टेंस या लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम प्लैनेट, दैट विल बी a प्लस ए। तो सवाल उठता है कि क्या काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी या नहीं होगी। तो पहली चीज तो क्योंकि सैटेलाइट जब घूमेगा इलेप्टिकल पाथ में तो उसका डिस्टेंस लगातार चेंज होगा प्लैनेट से, लगातार, है ना। अगर डिस्टेंस चेंज होगा तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा कि नहीं, पहली चीज तो देखते हैं। विल द एंगुलर मोमेंटम बी कंजर्व और नॉट। तो सबसे पहले देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एडवांस वाले बच्चे स्पेशली ध्यान दो, बहुत क्वेश्चन मिलेंगे इसके। तो सबसे पहले देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्या ये होल्ड करेगा। सर्कुलर पाथ में तो होल्ड कर रहा था, ठीक है, क्या यहां पे होल्ड करेगा, चेक करते हैं। देखो, द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द सैटेलाइट इज बेसिकली द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ड्यू टू द प्लैनेट। ठीक, क्या जब इस पोजीशन पे होगा तो ऐसा लगेगा, कितना, g इंटू एम पी इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाई दिस डिस्टेंस a माइनस ए। यहां पे होगा तो g इंटू कैसा, किधर लगेगा, पहली बात तो ऐसा प्लैनेट की तरफ ये, और कितना होगा, g इंटू एम पी इंटू स्मॉल एम बाई ये डिस्टेंस। यहां पे होगा तो ये डिस्टेंस, यहां पे होगा तो ये, पर क्या वो फोर्स हमेशा सेंटर से पास करेगा। ठीक है, तो क्या मैं लिख सकता हूं, एज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन सैटेलाइट, पूरा आप खुद से लिख लेना, ड्यू टू प्लैनेट ऑलवेज passes from its center, या as the line of action कर लो, as the line of action of gravitational force on the satellite due to planet always passes from its center। so हम क्या लिख सकते हैं, नेट टॉर्क इज जीरो, क्योंकि कोई और फोर्स तो है ही नहीं, और एकमात्र फोर्स जो लग रहा है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, जो हमेशा सेंटर से पास कर रहा है। और ये सीख चुके हो आप लोग रोटेशन में, सेंटर से पास कर रहे हैं तो नेट टॉर्क क्या होगा, जीरो। अगर नेट टॉर्क जीरो तो हम बोल सकते हैं एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। तो पहली चीज, चाहे पाथ सर्कुलर हो चाहे पाथ एलिप्टिकल हो, एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व। पर एडवांस के लिए एलिप्टिकल पे फोकस रखना ज्यादा जरूरी है, सर्कुलर तो आसान है ही, उसमें क्या है, ठीक है, उसमें तो सीधा इक्वेशन क्या है आपकी, अट्रैक्शन फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर gm1 m2 by r स्क्वायर, दैट शुड बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, सीधा। ठीक, दूसरा देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या होल्ड करेगा, बिल्कुल होल्ड करेगा, वो थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, एनर्जी थोड़ी कहीं लॉस हो रही है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यस, एनर्जी विल बी कंजर्व्ड। पर हाँ, एक चीज अब ध्यान देना, सर्कुलर और एलिप्टिकल में जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है, टोटल एनर्जी वहां भी कंजर्व थी, कितनी थी, माइनस जी एम एम बाई टू आर, काइनेटिक कितनी थी, प्लस जी एम एम बाई टू आर, पोटेंशियल कितनी थी, माइनस जी एम एम बाई टू आर, सॉरी आर। ठीक है, तो जब वहां पे सर्कुलर पाथ में सैटेलाइट घूम रहा था तो क्योंकि डिस्टेंस उसका लगातार सेम था, आर 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 आर, तो ना तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही थी, और क्योंकि उसकी घूमने की स्पीड कांस्टेंट थी पूरे मोशन में, तो काइनेटिक भी चेंज नहीं हो रही थी, और टोटल तो चेंज होगी ही नहीं। तो वहां पे काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों तरह की एनर्जीज आपकी कांस्टेंट थी पूरे मोशन में, पूरे सर्कुलर मोशन में। पर क्या यहां पे चेंजेस आएंगे, बिल्कुल। पहला चेंज तो आपको डायरेक्टली दिख रहा होगा पोटेंशियल एनर्जी में, कैसे दी जाती है पोटेंशियल एनर्जी, इस पोजीशन पे क्या होगी, माइनस जी एम पी एम बाय ये डिस्टेंस, इस पोजीशन पे माइनस जी एम पी एम डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस, इस पोजीशन पे माइनस जी एम पी एम बाय ये डिस्टेंस, इस पोजीशन पे माइनस जी एम पी एम बाय ये डिस्टेंस, ए प्लस ए। क्या लगातार डिस्टेंस चेंज हो रहा है, क्या लगातार आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, चेंज होगी, इंक्रीज या डिक्रीज देख सकते हो। मान लो ऐसा घूम रहा है वो, ऐसा, ठीक है, कौन सी सेंस में, एंटी क्लॉकवाइज। यहां पे क्योंकि दूरी कम, और लगातार जैसे जैसे आगे जाओगे दूरी बढ़ती जाएगी, तो डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, तो ओवरऑल वैल्यू कम, पर नेगेटिव में कम, तो एक्चुअल में क्या होगी, इंक्रीज। ठीक है, तो मतलब यहां से यहां तक पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज। तो अगर पोटेंशियल इंक्रीज कर रही है,
काइनेटिक शुड डिक्रीज, ताकि दोनों का सम क्या हो जाए, हमेशा कांस्टेंट रहे। तो चेक करते हैं काइनेटिक डिक्रीज हो रही है कि नहीं। मतलब ये सीधे सीधे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं कंसेप्चुअल। तो फ्रॉम ए टू बी पोटेंशियल एनर्जी इज इंक्रीजिंग। क्यों? बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिखोगे आप, माइनस जी एम पी स्मॉल एम बाई डिस्टेंस, और डिस्टेंस लगातार आप क्या कर रहे हो, इंक्रीज, ए से बी जाने में, दिख रहा है। और डिस्टेंस इंक्रीज डिनोमिनेटर इनकी, तो ओवरऑल क्वांटिटी डिक्रीज पर नेगेटिव में, तो एक्चुअल में क्या कर रही है वो, इंक्रीज। अगर पीई इंक्रीज कर रही है तो केई शुड डिक्रीज, ये मुझे पता है, क्योंकि तभी तो दोनों का सम क्या रहेगा, कांस्टेंट, क्योंकि टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट है। चेक करते हैं केई डिक्रीज हो रही है या नहीं। मुझे एक चीज पता है, एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व, मतलब एम वी आर शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट। बिल्कुल यही तो होता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, सिर्फ दो पोजीशन में पकड़ता हूं, ए और बी, उन्हीं पे देख लेते हैं। ए पे मास तो सेम जो बी पे है, सैटेलाइट का मास थोड़ी चेंज हो जाएगा। वी वही देखना है हमको, कंपैरिजन। आर ए के लिए कम, बी के लिए आर ज्यादा। तो ए के लिए अगर आर कम तो वी ज्यादा होना चाहिए, और बी के लिए अगर आर ज्यादा तो वी कम होना चाहिए, ताकि प्रोडक्ट कांस्टेंट रहे आपका। तो मतलब बी पे आपका वी छोटा होगा, ए पे आपका वी ज्यादा। तो लगातार जब घूमोगे आप तो वी आपका क्या करेगा, डिक्रीज। वी डिक्रीज तो काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर, वो भी क्या करेगी, डिक्रीज। समझ में आ गया। तो मेजर चेंज जो सर्कुलर से एलिप्टिकल में है वो क्या है कि वहां पे ना तो काइनेटिक चेंज होती थी पूरे मोशन में, ना ही पोटेंशियल चेंज होती थी, ना ही टोटल। हाँ, वो चेंज होंगे अगर आप ऑर्बिटल रेडियस को कम या ज्यादा कर दे, वो अलग बात है। पर एक ही ऑर्बिट में कभी वो चेंज नहीं होती थी, एक ही मोशन में कभी वो चेंज नहीं होती थी, पर यहां पे चेंज हो रही है। टोटल तो यहां भी अनचेंज्ड है, पर काइनेटिक लगातार चेंज हो रही है, ठीक है। और पोटेंशियल लगातार चेंज हो रहा है, क्योंकि डिस्टेंस चेंज हो रहा है सैटेलाइट का। वहां पे सर्कुलर था तो डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा था। कोई समस्या? तो हम ये दो इक्वेशन एलिप्टिकल में लगा सकते हैं। कौन कौन सी? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, किन्हीं भी दो प्लेसेस पे। और एडवांस वालों को स्पेशली आना चाहिए, क्योंकि उनके में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एलिप्टिकल के। नीट में उतने नहीं पूछे जाते, क्योंकि उनको एलिप्स बहुत कम पढ़ाया जाता है। पर हाँ, वो ये पेरी की क्या होता है, एपो की क्या होता है, ये सब पता होना चाहिए, क्योंकि केपलर्स लॉ में भी वापस आएंगे। कोई समस्या? चलो, अब एडवांस वाले लोग ध्यान से देखें। नीट वाले लोग को अच्छा लग रहा है तो देखें, क्योंकि बहुत बड़ी डेरिवेशन अब आने वाली है। क्या है वो डेरिवेशन देखना। हाँ, अब तीसरी एक और चीज मन में उठती है। ये दो चीजें तो समझ में आ गई, एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड, एनर्जी विल बी कंजर्व्ड, टोटल एनर्जी, काइनेटिक नहीं, पोटेंशियल नहीं, वो चेंज होगी, टोटल एनर्जी। अब एक चीज मन में उठती है, सर क्या यहाँ पे वो इक्वेशन लगा सकते हैं जो वहां पे लगाते थे, जी एम पी स्मॉल एम बाई डिस्टेंस का स्क्वायर दैट शुड बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। सर डायरेक्टली वी तो यहीं से आ जाएगा। मान लो मुझे यहाँ पे स्पीड चाहिए, आधे बोलेंगे सर यहाँ पे स्पीड डायरेक्टली निकाल लो ना, यहाँ पे ये फोर्स जी एम पी एम बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस मुझे पता है, दैट उसको इक्वल कर दो एम वी स्क्वायर बाय डिस्टेंस के, आपका वी आ जाएगा। गलत है वो। या बोलेंगे अगर मान लो मुझे बी पे स्पीड चाहिए, ये वाली वी बी, तो आधे बोलेंगे सर अट्रैक्शन फोर्स निकाल दो, जी एम पी एम बाई डिस्टेंस का स्क्वायर ए इंटू वन प्लस ई का स्क्वायर दैट शुड बी इक्वल टू एम इंटू वी बी स्क्वायर बाई डिस्टेंस, वी बी आ जाएगा। गलत है। वहां लगाते थे हम सर्कुलर में कि सेंटर की तरफ फोर्स दैट शुड बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, पर क्यों यहां नहीं लगाएंगे? ध्यान से सुनना, वहां पे ये जो आर फॉर्मूले में एम वी स्क्वायर बाय आर में, ये आर एक्चुअल में क्या होता है आपका, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये पूरे सर्कल के लिए सेम होती है, रेडियस के इक्वल, पर इसमें तो लगातार चेंज हो रही है ना। आप ये नहीं बोल सकते ना कि यहाँ पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो ये होगा, ये नहीं बोल सकते ना। इसलिए ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज नहीं करना है, ये ध्यान देना। एलिप्टिकल पाथ में कभी भी ये फॉर्मूला यूज नहीं करना। सर्कुलर में कर सकते हो आराम से, एलिप्टिकल में केवल दो चीजें यूज करनी है। इन एलिप्टिकल पाथ आपको केवल दो चीजें यूज करनी है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और स्पेशली एडवांस वाले बच्चों के लिए बोलो क्योंकि उन्हीं के में न्यूमेरिकल आते हैं, एंड सेकंड कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी। ये दो चीजें आप एलिप्टिकल में यूज कर सकते हो, ठीक है। अट्रैक्शन फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर यूज मत करना। चलो करें अब स्टार्ट। अब मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, स्पेशली एडवांस वाले लोग सुनो। किसी भी जनरल पोजीशन पे एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं। चलो पहले यहां लिखते हैं, मान लो ये स्पीड है वी ए, ऐसी होगी ना, ऐसे घूम रहा है सैटेलाइट, ठीक है। ये स्पीड मैंने पहले ले ली वी वी, तो एंगुलर मोमेंटम बोलो क्या क्या लिखोगे यहां पे, बोलो क्या ये आर है, बिल्कुल। क्या ये वी है, क्या इस पोजीशन में दोनों में एंगल 90 होगा, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एम इंटू आर क्रॉस वी, आर और वी में एंगल 90, तो सीधा क्या हो जाएगा, एम इंटू वी इंटू आर। और वहां पे भी
प्लैनेट से ये आर बी, ये वी बी, दोनों में एंगल यहाँ भी 90, सही है। तो एंगल 90 तो कितना होगा ये भी एम इंटू वी बी इंटू आर बी। ये इक्वेशन आएगी आपकी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से। पर किसी जनरल जगह पे अगर मुझे लिखना है, वैसे पूछेगा नहीं, पर अगर किसी जनरल जगह पे लिखना है, सपोज दिस इज सी, ठीक है, और यहाँ पे स्पीड ये है वी सी, ऑब्वियसली टेंजेंशियल होगी ये, ठीक है, और प्लैनेट से ये जो डिस्टेंस है दैट इज योर आर सी। बोलो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कितना होगा आपका, आता निकालना। आर सी को आगे की तरफ एक्सटेंड कर दें, लेट्स से इट इज एंगल थीटा। अरे आता है तो बोलो कितना हो जाएगा, एम सैटेलाइट का मास वो तो वही है, इंटू आर वी साइन थीटा, दैट इज वी सी इंटू आर सी साइन थीटा। ये किसी जनरल जगह पे है, ठीक है। अच्छा वहां थीटा क्यों आया, यहाँ क्यों नहीं आया समझ में आ रहा, क्योंकि यहाँ पे आर ए और वी ए में एंगल 90, आर बी और वी बी में एंगल 90, पर यहाँ पे नहीं है। अच्छा डायरेक्शन पूछ ले वो भी निकाल सकते हो बिल्कुल, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम इन वेक्टर फॉर्म इज गिवन बाय एम इंटू आर क्रॉस वी। करो आर क्रॉस वी, आर क्योंकि यहाँ पे हेड टेल बनना है, यहाँ पे नहीं, थोड़ा आगे, आर वी, आर से वी बाहर की तरफ। वो पूछेगा नहीं, ये सब नहीं पूछेगा, पर पता होना चाहिए, ठीक। चलो अब मेरा काम है, मैं दो चीजें निकालना चाहता हूं। वो चीजें क्या क्या है, वी ए एंड वी बी, क्योंकि ये काम आएगा केपलर्स लॉ में, प्रूव करने में केपलर्स लॉ। वी ए एंड वी बी, वी ए इज बेसिकली स्पीड ऑफ सैटेलाइट एट पोजीशन ए, जिसको मैंने पेरिगी बोला क्योंकि पास है वो प्लैनेट यहाँ पे आपका, ठीक है। एंड वी बी इज बेसिकली द स्पीड ऑफ प्लैनेट एट पोजीशन बी, मतलब एपोगी पे। अच्छा हाँ, जरूरी नहीं है प्लैनेट यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। तब ये पेरिगी बन जाएगा, ये एपोगी बन जाएगा, ठीक है। पेरिगी की डेफिनेशन चेंज नहीं होगी, दैट इज द पोजीशन व्हेन द सैटेलाइट इज नियरेस्ट टू द प्लैनेट, समझ रहे हो। तो प्लैनेट किसी एक फोकस पे बैठा होगा, आप यहां भी बिठा सकते हो, यहां भी बिठा सकते हो, वो आपकी इच्छा है। पर जब यहां बिठाओगे तब ये डिस्टेंस हो जाएगा a माइनस ए, और ये फारदेस्ट हो जाएगा a प्लस ए। तब सैटेलाइट की इस पोजीशन को पेरिगी बोलेंगे, इस पोजीशन को एपहीलियन बोलेंगे, समझ रहे हो। किसी एक फोकस पे बैठा होगा वो, मैंने इस पे बनाया है, आप इस पे भी समझ सकते हो, उससे कोई वो बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। चलो अब मेरा काम है वी और वी बी निकालना। मेरे पास दो इक्वेशन है एलिप्स में, कौन कौन सी, सबसे पहले एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ फटाफट, ए एंड बी में लगा रहे हैं, ए एंड बी में एनर्जी कंजर्वेशन क्या है बोलो। ए पे एनर्जी पोटेंशियल माइनस जी एम पी स्मॉल एम बाय डिस्टेंस विच इज ए इंटू 1 माइनस ई। काइनेटिक हाफ एम वी ए स्क्वायर, बी पे बोलो माइनस जी एम पी स्मॉल एम बाय डिस्टेंस विच इज ए प्लस ए। पोटेंशियल काइनेटिक बोलो हाफ एम वी बी स्क्वायर, एम 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 तो कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। इधर ले आए तो ये हो जाएगा आपका वी ए स्क्वायर बाय 2 माइनस वी बी स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू जी एम पी अपॉन ए इंटू 1 माइनस ई माइनस जी एम पी अपॉन ए इंटू 1 प्लस ई। होगा, थोड़ी लंबी कैलकुलेशन है पर क्या कर सकते हैं। अच्छा वी ए और वी बी में एक रिलेशन और पता है मुझे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से, क्योंकि यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम सेम होगा। ये सारी इक्वेशन आनी चाहिए आपको लगानी एडवांस वाले बच्चों को। तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम एम वी आर, वहाँ पे एम वी आर, यही तो लिखा है मैंने। अब यहाँ से वी ए को क्या लिख सकते हैं हम बोलो, वी ए को लिख सकते हैं आर बी बाय आर ए इंटू वी बी, या वी बी को वी ए में लिख लो, आपकी इच्छा है। तो वी ए को डाल दो यहाँ पे, अच्छा ये 2 उधर ले जाते हैं। चलो बोलो वी ए स्क्वायर दैट विल बी आर बी स्क्वायर अपॉन आर ए स्क्वायर इंटू वी बी स्क्वायर माइनस वी बी स्क्वायर, दैट शुड बी इक्वल टू 2 इंटू जी एम पी अपॉन आर ए, बाद में वैल्यू डाल देंगे माइनस जी एम पी अपॉन आर बी, क्योंकि आ रही आपका a इंटू 1 माइनस ई है, ठीक है। अच्छा अब क्या होगा देखते हैं, अब कुछ बचता है क्या। हाँ वी बी स्क्वायर कॉमन ले लें और नीचे आ जाएगा आर ए स्क्वायर, दैट विल बी आर बी स्क्वायर माइनस आर ए स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा लेंदी है पर कोई ऑप्शन नहीं है, करना ही पड़ेगा। 2 जी एम पी उधर से बाहर ले लिया, अंदर आएगा आर बी माइनस आर ए अपॉन आर ए आर बी, शायद आंसर आने वाला है। आर ए से आर ए गायब, अच्छा एक आर बी माइनस आर ए, आर बी माइनस आर ए यहाँ गायब, यहाँ बचेगा आर बी प्लस आर ए। तो फाइनली क्या बचेगा आपका, वी बी स्क्वायर इंटू आर बी प्लस आर ए डिवाइडेड बाय आर ए इज इक्वल टू
2GMP अपॉन RB, सही है क्या? हाँ, तो VB विल बी बेसिकली अंडर रूट 2GMP RA अपॉन RB इंटू RA प्लस RB, ठीक है। अब अगर वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करें, दैट विल बी अंडर रूट 2GMP RA ये, दैट इज A इंटू 1 माइनस E अपॉन RB, दैट इज A इंटू 1 प्लस E इंटू RA प्लस RB, A माइनस AE प्लस A प्लस AE, AE कैंसिल हो जाएगा, दैट विल बी 2A। तो दिस कम्स आउट टू बी, जो आपको याद करना पड़ेगा, अंडर रूट GMP 1 माइनस E अपॉन A इंटू 1 प्लस E। अब वो कैसे याद करते हो वो आपके ऊपर है, क्योंकि एडवांस में क्वेश्चन आते हैं इसके। नीट वालों को कोई जरूरत नहीं है, ये पूरे सेक्शन की नीट वालों को कोई जरूरत नहीं है। बस जरूरत है नीट वालों को तो क्या, प्लैनेट एक फोकस पे बैठता है, सैटेलाइट जो है वो उसके अराउंड एलिप्टिकल पाथ में, सर्कुलर भी करता है नो डाउट, और जनरली क्वेश्चन उसी के आएंगे, पर एलिप्टिकल में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इससे आपको केपलर लॉ समझने में आसानी होगी, ठीक है। वहां तो बताना ही है वैसे भी एनी हाउ, तो यहीं पे बता देता हूं, क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट भी है कि प्लैनेट कवर सैटेलाइट्स एलिप्टिकल में भी घूमता है। कब, वो भी मैंने केसेस में आपको बता दिया, ठीक है। तो आपको दोनों चीजें समझ में आएगी कि प्लैनेट के अबाउट भी सैटेलाइट घूमता है और सन के अबाउट प्लैनेट भी एलिप्टिकल में घूमते हैं। वी आ गया क्या? वी आ जाएगा, चेक करते हैं वी आएगा कि नहीं। सो वी देखते हैं कितना आएगा, चलो तो वी वहां से डाल देते हैं। सो वी इज बेसिकली आर बी बाय आर ए इंटू वी बी विच इज अंडर रूट GMP 1 माइनस E A इंटू 1 प्लस E, ठीक है। आर बी की वैल्यू कितनी है, A इंटू 1 प्लस E, आर ए की A इंटू 1 माइनस E, ए कैंसिल, 1 प्लस E अपॉन 1 माइनस E, अंडर रूट GMP बाय A 1 माइनस E अपॉन 1 प्लस E, क्या अंदर ले जाएं तो ये स्क्वायर बन जाएगा, एक से कैंसिल, ये स्क्वायर बन जाएगा एक से कैंसिल, सीधा लिख दूं। सो अंडर रूट GMP बाय A 1 प्लस E अपॉन 1 माइनस E, दोनों लगभग सेम है, ठीक है। और चेक करने के लिए देखो, बी पे स्पीड कम होनी चाहिए, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम अगर कंजर्व होना है तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, MVR, क्योंकि बी के लिए डिस्टेंस ज्यादा है तो ऑब्वियसली स्पीड कम होगी, और ए के लिए डिस्टेंस कम है तो स्पीड ज्यादा, तो ए पे स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, बी पे स्पीड कम। देखो GMP बाय ए का फैक्टर तो सेम है, ऊपर है 1 प्लस ई, नीचे 1 माइनस ई, और इधर 1 माइनस ई अपॉन 1, तो ऑब्वियसली ये छोटा आएगा ये बड़ा आएगा। हाँ, पर अगर सिचुएशन कुछ ऐसी है, वो क्वेश्चन बनाने वाले का मन है वो कहीं भी बिठा दे कि प्लैनेट इस फोकस पे बैठा है, ठीक है, तब ये पोजीशन को क्या बोलोगे आप, पेरी, क्योंकि पेरिगी इज बेसिकली द नियरेस्ट पोजीशन, ठीक है, और ये बन जाएगी आपकी एपोगी, ठीक है। तब ये स्पीड कितनी होगी आपकी, ये वाली, क्योंकि ये डिस्टेंस कम है तो ये स्पीड आपकी ज्यादा होनी चाहिए, तो ये वाली, और ये डिस्टेंस ज्यादा है तो स्पीड कम होनी चाहिए, तो ये वाली। कर लोगे, फंडे वही हैं आपके। और एलिप्टिकल में दो ही इक्वेशन यूज कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, एंड सेकेंड इज बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और एंगुलर मोमेंटम मैंने किसी जनरल पॉइंट पे लिखना भी बता दिया, सिंपल, आरबीडी पढ़े हो ना, M इंटू आर क्रॉस वी, तो आर और वी में एंगल यहां कुछ बनेगा थीटा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने पहले भी बोला था, जरूरत पड़ती है तो इन दो पोजीशंस की, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आते हैं एपोगी और पेरिगी पे, ठीक है। तो ये है सैटेलाइट का पूरा पोस्टमार्टम, ठीक है। क्या होता है सैटेलाइट, कब सर्कुलर में घूमते हैं, टोटल एनर्जी कितनी होती है, काइनेटिक, पोटेंशियल, क्या चेंज करने पे क्या चेंज होगा, वो सब। अब उसमें एक चीज और बचती है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, छोटा सा टॉपिक है 2 मिनट का, ठीक है। उससे पहले मैं केपलर लॉ ही पढ़ा रहा हूं, क्योंकि कंटिन्यूएशन में हो जाएगा तो आपको फील आएगा, और ठीक है। तो ये अब वैल्यू आप याद रखते हो या क्या करते हो आपकी इच्छा है। ये स्पीड ऑफ सैटेलाइट एट किस पे, कम स्पीड है, कम स्पीड मतलब डिस्टेंस ज्यादा, तो एपोगी, और ये स्पीड ऑफ सैटेलाइट एट पेरिगी या पेरिफेलियन, ठीक है। एलिप्टिकल समझ में आ गया पूरा, सर्कुलर कब करता समझ में आ गया, एलिप्टिकल कब किया समझ में आ गया, पक्का। चलो नेक्स्ट लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज योर केपलर्स लॉ। हाँ, एक चीज नीट वाले लोग स्पेशली ध्यान दें,
कि केपलर्स लॉ में तीन लॉज आते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। न्यूमेरिकल जो बनते हैं वो सेकंड और थर्ड के ऊपर बनते हैं, स्पेशली मेंस वालों के लिए भी और सिमिलरली एडवांस वालों के लिए। पर एक चीज ध्यान देना कि मैं तीनों लॉज की डेरिवेशन बताऊंगा, तीनों की भी, मतलब सेकंड और थर्ड की। फर्स्ट की तो कोई डेरिवेशन ही नहीं है, तो सेकंड और थर्ड की मैं डेरिवेशन भी बताऊंगा कि वो लॉज आए कैसे। लॉज मतलब एक स्टेटमेंट आपके सामने रहेगी, वो स्टेटमेंट आई कहां से वो मैं प्रूव करके बताऊंगा, क्योंकि वो एडवांस वालों को जरूरत पड़ती है कुछ न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। पर नीट वालों को उस प्रूफ से कोई लेना देना नहीं। नोटबुक में लिखना चाहो लिखो, नहीं लिखना चाहो तो मत लिखो, पर स्टेटमेंट आपको पता होनी चाहिए, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं वो भी मैं बताऊंगा, वो आपको सोल्व करना आना चाहिए। पर हाँ, केपलर्स लॉ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, सबके लिए, एडवांस, मेंस, नीट, सबके लिए। पर एडवांस वालों को उसकी डेरिवेशन भी समझनी है, नीट वाले नहीं भी समझेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। स्टार्ट करें। तो लास्ट टॉपिक चैप्टर का, कुछ टॉपिक्स और बचे हैं वो हम कल के लेक्चर में कर लेंगे, टनल प्रॉब्लम वो सब, ठीक है। उसमें थियरी कुछ नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट है। तो दैट इज लास्ट टॉपिक, केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। TA आएगा क्या, प्लैनेटरी, ठीक है। चलो, तो तीन लॉज दिए थे केपलर साहब ने। सबसे पहले पढ़ते हैं केपलर्स फर्स्ट लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। केपलर्स फर्स्ट लॉ, ध्यान से अब सुनो, केपलर्स फर्स्ट लॉ। तो केपलर साहब ने क्या बोला कि प्लैनेट जो हैं, कोई भी, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, कोई भी, वो सन के अराउंड कौन से पाथ में रिवॉल्व करते हैं, ये उन्होंने फर्स्ट लॉ में बताया। तो उन्होंने बोला कि ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड सन इन एन एलिप्टिकल पाथ, ठीक है। उनके बताने से पहले लोगों को नहीं पता था कि ये सर्कल में घूमते हैं या कैसा घूमते हैं, किस पाथ में घूमते हैं, तो उन्होंने बताया, फिर उन्होंने ये सब चीजें प्रूव भी की, तब मान ली गई कि हाँ ये एलिप्टिकल में ही घूमते हैं, ठीक है। So according to the first law of Kepler, the planets, all the planets revolve around sun in an elliptical path with sun. sun किधर है, चलो planet तो ठीक है elliptical path में घूम रहा है, sun किधर है, with sun at one of its foci. ellipse के दो फोकस होते हैं, तो sun किसी एक पे, सेम वही जो मैंने अभी बताया, इसलिए मैंने वो पहले ही आपको बता दिया ताकि आपको यहाँ जल्दी समझ में आ जाए, ठीक है। So basically statement of first law is all the planets, बहुत क्वेश्चन आते हैं इस पे ध्यान देना, रिवॉल्व अराउंड सन इन एन एलिप्टिकल पाथ, सर्कुलर नहीं, ध्यान देना, सर्कल में कौन घूमता है, सैटेलाइट अर्थ के अराउंड, ठीक है। इन एन एलिप्टिकल पाथ विद सन एट वन ऑफ इट्स फोकाई, ठीक है। डायग्राम अगर बनाया जाए सुंदर सा, तो ये एलिप्टिकल पाथ है, ठीक है। सन इस बार इधर बिठाते हैं, ठीक है, ये हमारा है सन, ठीक है। और प्लैनेट कैसे घूम रहे हैं, ये आपका है प्लैनेट, ठीक है। सारी चीजें वही हैं जो मैंने अभी अभी बताई थी। एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व, क्योंकि एकमात्र फोर्स जो प्लैनेट के ऊपर लग रहा है दैट इज ड्यू टू द सन, कितना, G इंटू MS, मास ऑफ सन, MP मास ऑफ प्लैनेट बाय डिस्टेंस, और वो वहीं से पास करेगा। एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व, टोटल एनर्जी ऑफ प्लैनेट सन सिस्टम इज कंजर्व, और नेगेटिव होगी टोटल एनर्जी, पता है ना सब। नेगेटिव क्यों होगी, क्योंकि बाउंडनेस है, क्योंकि प्लैनेट बाउंडेड है इससे। अगर टोटल एनर्जी जीरो या पॉजिटिव हो जाए तो बाउंड नहीं होगा, वो आपका चला जाएगा अट्रैक्शन से बहुत दूर, ठीक है। बिकॉज द सिस्टम इज बाउंडेड, सो टोटल एनर्जी मस्ट बी नेगेटिव एंड शुड बी कांस्टेंट। केई और पीई बदलेगा, नो डाउट, क्योंकि जैसे जैसे घूमेगा केई आपका जो है वो चेंज होगा, पीई भी चेंज होगा, कैसे होगा वो मैंने सिखा दिया आपको, अच्छे से समझ लेना, ठीक। अब ये जो पोजीशन है, व्हेन द प्लैनेट इज फारदेस्ट, दैट पोजीशन इज कॉल्ड एपोगी, ठीक है। और ये जो पोजीशन है सैटेलाइट सॉरी प्लैनेट की, जब वो नियरेस्ट है, दैट इज कॉल्ड पेरिगी। ये सब चीजें मैं बता चुका हूं। सन इधर ले लो तो ये बन जाएगा पेरिगी, वो बन जाएगा एपोगी, ठीक है। डेफिनेशन थोड़ी चेंज हो रही है आपकी, ठीक। तो ये है आपका पहला लॉ। अब इसमें और चीजें तो बतानी नहीं है, हाँ कुछ चीजें बता देते हैं, चलो। ये डिस्टेंस आपका होता है A, सेमी
मेजर एक्सिस, ये डिस्टेंस होता है आपका b, सेमी माइनर एक्सिस। सो ये जो फारदेस्ट डिस्टेंस होगा दैट विल बी दिस a, और ये साथ में मिलेगा ए ई, कल बताया था ना माइनस होगा इस साइड, ठीक है, पर डिस्टेंस चाहिए हमें तो दैट विल बी a प्लस ए, और ये स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होगा a माइनस ए। ये सब चीज़ें आनी चाहिए स्पेशली मैथ वाले बच्चों को, क्योंकि उनके में क्वेश्चन आ सकता है। नीट वालों में नहीं आता क्योंकि वो जानते हैं कि एलिप्स बहुत कम पढ़ा जाता है, ठीक है। ई की वैल्यू कितनी होती है ये भी मैंने बताई थी, लेस देन 1 होती है, और होती है √1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड केपलर्स फर्स्ट लॉ। स्टेटमेंट कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा, बस पता होना चाहिए कि सारे प्लैनेट सन के अराउंड एलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन इस पे कैसे आ सकते हैं, यहाँ पे स्पीड पूछ लेगा, यहाँ पे स्पीड पूछ लेगा, तो दो इक्वेशन कौन सी बनानी है पता है ना, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और दूसरा एनर्जी कंजर्वेशन। कर लोगे सवाल। अब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में यहाँ के एंगुलर मोमेंटम निकलना बहुत आसान है, क्योंकि आर और वी 90 डिग्री पे, तो एम वी आर, यहाँ पे भी एम वी आर, पर किसी आर्बिट्रेरी रैंडम जगह पे है ना, यहाँ पे तब आपको एंगल भी चाहिए होंगे आर और वी में, क्योंकि वी और आर में एंगल 90 नहीं होंगे वहां पे, सर्कल में हमेशा होते हैं, समझ रहे हो। सर्कुलर पाथ में अगर आपको कहीं में एंगुलर मोमेंटम देखना है तो एम वी आर होगा, वो तो सीधा, क्योंकि आर और वी में एंगल 90 है, पर एलिप्टिकल में आर और वी में एंगल चेंज होंगे। पेरिफिलियन और एफिलियन पे आपके 90 डिग्री एंगल होंगे, पर बाकी जगह आपके एंगल चेंज हो गए, तो वो आपको पूछेगा भी नहीं, मुझे नहीं लगता कभी वो पूछेगा ऐसा क्वेश्चन जिसमें एंगल आपको निकालने पड़े, वो सब ज्योमेट्री बहुत ज्यादा हो जाएगी उसमें, ठीक है। सेकंड है केपलर सेकंड लॉ, इस पे न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, केपलर सेकंड लॉ, ठीक, मैं वापस बना रहा हूं, ये सन मतलब एलिप्टिकल पाथ, ठीक है, ये हमारा खूबसूरत सा सूर्य, ठीक। चलो अब ध्यान से सुनना, सपोज सैटेलाइट यहाँ पे ऐसा घूम रहा है एलिप्टिकल में, ठीक है, ये पोजीशन क्या होती है, ये क्या होती है, यहाँ स्पीड क्या है, वहाँ स्पीड क्या है, वो सब मैं बता चुका हूँ, ठीक है। चलो अब ध्यान से सुनो, मान लो यहाँ पे स्पीड इसकी है v, एक छोटे से टाइम dt में मैं एक चीज देख रहा हूं, अच्छा ये क्या होगा आपका r वेक्टर, ऑब्वियस सी बात है। एक थोड़े से टाइम dt में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा v स्पीड से, स्पीड चेंज होगी नो डाउट, पर छोटे बिल्कुल छोटे से टाइम में इसकी स्पीड को हम वेरिएशन को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। मान लो v स्पीड से ही उतने टाइम में मूव कर रहा है dt टाइम में, तो उस dt टाइम में ये कितना आर्क जाएगा, क्या हम उसको जस्ट स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं, एक्चुअल में तो आर्क पे मूव कर रहा है, पर छोटे से टाइम के लिए क्या उसको स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं। कितना डिस्टेंस बोलो, ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस विल बी v इंटू डी टी, समझ रहे हो। अगर मैं इसको थोड़ा सा अलग करके बनाता हूं, ये बना लिया सबने, चलो अगर देखो मैं इसको थोड़ा अलग करके बनाता हूं ताकि आपको समझ में आए, तो कुछ ऐसा बनेगा, ये हो गया वी डी टी, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन मैंने मानी है क्योंकि टाइम बहुत छोटा है, तो लगभग स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा, एक्चुअल में तो आर्क पे घूम रहा है, एलिप्स की आर्क पे, पर थोड़े से टाइम के लिए आप मान सकते हो कि स्ट्रेट लाइन है। ये आपका सन है, ये आपका आर है, और ये कुछ तो डिस्टेंस होगा, इससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है, पर ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है। ऑलमोस्ट क्या, हमको स्ट्रेट लाइन लेके ही इसको सोल्व करना है। केपलर सेकंड लॉ क्या बोलता है वो बाद में देखेंगे, पहले कुछ चीज मैं बता रहा हूं वो ध्यान से देखो, समझो उसको, ठीक। चलो देखो, हाँ तो ये छोटा सा ये एरिया कितना स्वेप्ट किया, स्वेप्ट का मतलब पता है ना, एरिया कितना स्वीप किया, मतलब मैं लिख रहा हूं एरिया स्वेप्ट बाय प्लैनेट एट सन इन टाइम dt। देखो ध्यान से, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, देखो यहां पे था इनिशियली t0 पे, मान लो dt टाइम में कहीं यहां पहुंच गया, तो क्या सन पे कुछ एरिया स्वीप करेगा, कितना एरिया स्वीप करेगा, ये वाला, ऑब्वियस सी बात है, पहले यहां था अब यहां पे है तो इतना एरिया स्वीप करेगा, तो वो एरिया कितना स्वीप करेगा वो निकालते हैं, उसी से हम केपलर सेकंड लॉ डिफाइन करेंगे कि स्टेटमेंट क्या है उसकी, पहले समझो ध्यान से। तो एरिया स्वेप्ट बाय प्लैनेट एट सन इन टाइम dt इज इक्वल टू क्या, ये वाला एरिया, ये जो मैंने बनाया। अब ये एरिया कैसे निकालोगे, ध्यान से सुनो, सपोज मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, ये लेट्स से इट इज h,
ये परपेंडिकुलर आपका बोल देते हैं, ये है आपका एच। तो एक छोटा सा एरिया डी ए, ये एरिया कितना होगा बोलो? हाफ ऑफ बेस विच इज आर इंटू हाइट विच इज एच। बिल्कुल सही है, हाफ ऑफ बेस आर, हाइट एच। ठीक, अब ध्यान से आगे सुनना, इसको मैं कैसे कन्वर्जन कर रहा हूं। देखो अब ध्यान से, सपोज ये v वेक्टर था, ये आपका r वेक्टर था। थोड़ा आगे एक्सटेंड करें तो r और v में एंगल क्या ये बनेगा? बिल्कुल आता है ना सबको वेक्टर। ये हो जाएगा आपका r वेक्टर और ये था आपका v वेक्टर, दोनों में एंगल ये थीटा। ये समझ में आ रहा है सबको? मतलब मैं यहां पे अगर बनाऊं तो मैंने कौन सा एंगल थीटा लिया है? ये वाला एंगल। ठीक, अगर ये थीटा तो ये वाला एंगल बोलो कितना? दिस विल बी 180 माइनस थीटा। ठीक, अब ये छोटा सा ट्रायंगल ध्यान से देखो, ये डिस्टेंस कितना है? VDT, ये स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, बोलो साइन 180 माइनस थीटा इस छोटे से ट्रायंगल में, क्योंकि एंगल 180 माइनस थीटा दैट विल बी ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट क्या? H, हाइपोटेन्यूज क्या? VDT। ठीक, साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है बोलो? साइन थीटा, पता होगा इतना तो, दैट इज H बाय VDT। H कितना आ गया यहां से बोलो? VDT साइन थीटा। ध्यान से डेरिवेशन समझो, और नीट वालों को डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ एडवांस वाले लोग समझेंगे। So dA comes out to be half into r, r is basically the distance of planet from the sun, into h, ये जो परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉप किया, कितना आया? VDT sin थीटा। चलो यहां से देखते हैं dA by dt कितना आया। So dA by dt comes out to be half into RV sin थीटा। ठीक, अब मैं काम कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। इसको मैं सैटेलाइट के मास से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूं, कर सकता हूं एमएम, वैसे कैंसिल होके यही आ जाएगा। ठीक, अब ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं। इस पोजीशन को फिर से देखो, क्या ये आर वेक्टर है? बिल्कुल। क्या ये वी वेक्टर है? बिल्कुल। क्या दोनों में एंगल आर को आगे एक्सटेंड करोगे तो ये थीटा बनेगा? बिल्कुल। तो एल कितना लिखोगे यहां पे? यहां पे एल बोलो एम इंटू आर क्रॉस वी, यही तो होता है फॉर्मूला। आर वी दोनों में एंगल थीटा, तो इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हो? एम इंटू आर, ये तो आर ही है, इंटू वी इंटू साइन थीटा। ये क्या आया? एंगुलर मोमेंटम एट दिस पोजीशन। अरे आया? हाँ, इस पोजीशन पे पूछेगा तो m इंटू ये आर इंटू यहां पे v, वो तो हम कर ही चुके। इस पोजीशन पे पूछेगा तो m इंटू ये आर इंटू यहां का v, पर मुझे यहां पे चाहिए तो m इंटू ये आर इंटू यहां पे जो v है, जो मैंने v माना है। ठीक, अब एम वी आर साइन थीटा की वैल्यू L इसमें डाल देते हैं। अब समझ में आया एम से ऊपर नीचे क्यों मल्टीप्लाई किया? सो डीए बाई डी टी कितना आया आपका? ध्यान से, सेकंड लॉ प्रूव होने वाला है। क्या बोलता भी थोड़ी देर में बताऊंगा। एम वी आर साइन थीटा किसके इक्वल है? L के इक्वल, दैट विल बी L अपॉन नीचे क्या? 2 इंटू एम। अच्छा, L क्या है आपका? एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट। क्या प्लैनेट का एंगुलर मोमेंटम कभी चेंज नहीं होता? बिल्कुल, क्योंकि पूरा चाहे एलिप्टिकल हो चाहे सर्कुलर हो, पर इसमें तो एलिप्टिकल मोशन करता है प्लैनेट सन के अराउंड, तो एलिप्टिकल मोशन में भी एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा आपका? कांस्टेंट। और क्या घूमते घूमते सैटेलाइट का मास चेंज हो रहा है या प्लैनेट का मास चेंज हो रहा है? नहीं। तो क्या पूरे मोशन में L इज कांस्टेंट? क्या पूरे मोशन में 2 एंड m दे बोथ आर कांस्टेंट? तो क्या कांस्टेंट मिलेगा आपको? dA बाय dt, दैट इज कांस्टेंट। और किसके इक्वल? L बाय 2m। बहुत इंपॉर्टेंट, आपको विश्वास नहीं होगा, 2019 जेई मेंस में उसने डायरेक्ट पूछा था कि dA बाई dt की वैल्यू कितनी होती है। ऑप्शन थे L बाय m, L बाय 2m, 2L बाय m, 3L बाय m। देखो सीधा क्वेश्चन हमारी डेरिवेशन से। ठीक है, ये नीट वालों को भी याद करना है, ये फाइनल रिजल्ट। नीट वालों को सिर्फ स्टेटमेंट और फाइनल रिजल्ट याद करना है, डेरिवेशन से उनको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सो बेसिकली dA बाई dt, dA इज एरिया स्वेप्ट बाय द प्लैनेट इन टाइम dt। ठीक है, दैट dA डिवाइडेड बाय दैट टाइम विल बी L बाय 2m, वेयर L इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट विच इज ऑलवेज कांस्टेंट, 2:2, m इज मास ऑफ द प्लैनेट। ठीक है, और क्योंकि ये तो सारी चीजें कांस्टेंट RHS में, तो dA बाई dt भी क्या रहेगा? कांस्टेंट। अब सेकंड लॉ क्या बोलता है, अब सुनना ध्यान से। क्वेश्चन इसके अभी टाइम मिला तो अभी कर लेंगे, नहीं तो कल, और कल थर्ड लॉ, मतलब कल चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस dA बाई dt को एक नाम दिया जाता है बुक्स में, दैट इज एरियल वेलोसिटी। ठीक है, dA बाई dt को आपको भी याद रखना है, इसको क्या बोला जाता है? एरियल वेलोसिटी।
ठीक है, बेसिकली डीए बाई डी टी क्या है, dt टाइम में जो एरिया स्वीप किया है दैट इज डीए, वो डीए डिवाइडेड बाई dt, उसको एक नाम दिया जाता है दैट इज एरियल वेलोसिटी। तो केपलर की सेकेंड लॉ की स्टेटमेंट क्या है, वो है एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज ऑलवेज कांस्टेंट। पूरे एलिप्टिकल मोशन में एरियल वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट। ठीक है, और एरियल वेलोसिटी क्या होती है, एरिया पर यूनिट टाइम, जो एरिया स्वीप किया है पर यूनिट टाइम, ठीक है, इज ऑलवेज कांस्टेंट। और कितनी होती है, डीए बाई डी टी इज इक्वल टू एल बाई टू है। बस नीट वालों को ये चीजें पता होनी चाहिए। अब इससे क्या निकालना है वो मैं अभी बताता हूँ, क्योंकि अभी 4-5 मिनट और एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इससे हम क्या डिराइव करेंगे, मतलब क्या क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं वो ध्यान से देखो। पहले डेरिवेशन समझो मैंने क्या किया। तो बेसिकली मैंने क्या किया, एलिप्टिकल मोशन लिया प्लैनेट का, ऑब्वियसली एलिप्टिकल मोशन करता है क्योंकि फर्स्ट लॉ में हमने देखा। अब मैंने क्या देखा कि अगर ये dt टाइप हम देखें, ठीक है, v स्पीड से मूव कर रहा था मान लो इनिशियली, तो थोड़े से टाइम dt में कितना एरिया स्वीप किया इसने, कितना एरिया सन के साथ बनाया, वो मैंने निकाला ज्योमेट्री से, थोड़ी ज्योमेट्री लगाई है। अब उसके लिए मुझे एंगुलर मोमेंटम निकालना आना चाहिए किसी भी जनरल पोजीशन पे, क्योंकि मैंने जनरल पोजीशन ली है, दैट इज m इंटू आर क्रॉस वी। मैग्नीट्यूड वाइज r और v में एंगल मैंने ये थीटा ले लिया, ठीक, एम वी आर साइन थीटा हो गया। अब इसको मैंने जूम करके यहां बनाया है, ये v dt, ये आपका r, ये आपका प्लैनेट इनिशियली यहां पे था, फाइनली यहां पे था, ठीक, ये एंगल मैंने थीटा लिया वहां पे, दिख रहा है। ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया h एरिया निकालने के लिए। तो ये छोटा सा एरिया ये वाला कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, हाफ ऑफ r इंटू एच, लिख दिया। h कितना हो जाएगा, अब ये छोटा ट्रायंगल पकड़ो, तो साइन ये एंगल 180 माइनस थीटा दैट विल बी ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां से h कितना आ गया, वी डी टी साइन थीटा, इसमें यूज किया मैंने। dt को नीचे ले आओ, डी ए बाई डी टी कितना आ गया, हाफ आर वी साइन थीटा, m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड, m इज बेसिकली मास ऑफ सैटेलाइट, प्लैनेट का, इसका मतलब प्लैनेट का, सन का नहीं, ठीक। अब एम वी आर साइन थीटा तो कुछ है दैट इज l, तो डी ए बाई डी टी कितना आ गया, l बाई टू एम, क्योंकि l कांस्टेंट होता है पूरे मोशन में, m कांस्टेंट है पूरे मोशन में, तो डी ए बाई डी टी भी कांस्टेंट होगा, विच इज कॉल्ड एरियल वेलोसिटी। तो सेकंड लॉ की स्टेटमेंट क्या है, एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज ऑलवेज कांस्टेंट। अराउंड सन भी लिख लो, एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट अराउंड सन इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। अब इस पे न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, एकदम बच्चों वाले न्यूमेरिकल आते हैं, पर हाँ आते हैं, मेन में भी आ चुके हैं, एडवांस में भी, नीट में भी, हर जगह कैसे आते हैं देखो ध्यान से। यही मैं ऊपर बना दे रहा हूं, देखो ये सन यहां बैठा है, वहां भी बिठा सकते हैं पर मैं यहां बिठा रहा हूं, ठीक है। हाँ, ये पोजीशन है A, ये पोजीशन है B, इसको नाम दिया O, ये है आपकी D, ये है आपकी C, ठीक है। क्वेश्चन है A से B प्लैनेट गया ऐसा, ठीक, और C से D ये ऐसे ही घूमेगा ना प्लैनेट। क्वेश्चन है कि A से B तक जाने में प्लैनेट को टाइम अगर T1 लगता है, C से D जाने में अगर टाइम T2 लगता है, तो T1 T2 में क्या रिलेशन है, दोनों इक्वल, T1 बड़ा T2 बड़ा, या कुछ भी नहीं बता सकते क्योंकि इंफॉर्मेशन उतनी नहीं है। तो अब ध्यान से सुनना, मुझे पता है पूरे मोशन में एरियल वेलोसिटी सेम रहती है, एरियल वेलोसिटी बेसिकली एरिया स्वेप्ट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है, सिंपल वही यूज करना है। और ऐसे ही क्वेश्चन भी आते हैं इसके एडवांस में भी इवन, ठीक है। चलो A से B तक, ये क्या, ये एरिया बिल्कुल सही। C से D तक क्या, ये एरिया बिल्कुल सही। कहां एरिया ज्यादा, सपोज A से B तक एरिया हम A1 लेते हैं, और C से D तक जो एरिया स्वीप किया सन के साथ, किसके साथ एरिया स्वीप देखना है, प्लैनेट जो सन के साथ करता है, वो A2 लेते हैं। तो मुझे पता है एज A2 इज ग्रेटर देन A1, तो सोचो एरिया बाय टाइम सेम होना चाहिए, दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ, जो मैंने प्रूव भी किया, डी ए बाई डी टी मतलब एरिया पर यूनिट टाइम। तो सोचो यहां पे एरिया अगर कम स्वीप कर रहा है, और सोचो टाइम भी अगर ज्यादा लगे, तो कभी भी उनका रेशियो यहां के एरिया बाय टाइम के इक्वल नहीं हो सकता, पर वो होना चाहिए पूरे मोशन में, हर जगह होना चाहिए। मतलब चाहे आप ए से बी देखो, बी से सी देखो,
हर केस में जो एरिया स्वीप करेगा पर यूनिट जो टाइम लगेगा वो हमेशा आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो क्योंकि यहां पे एरिया कम है जो स्वीप कर रहा है तो टाइम भी कम लगेगा, या यहां पे एरिया ज्यादा है तो टाइम भी ज्यादा लगेगा। सो एज A2 इज ग्रेटर देन A1 सो T2 शुड बी ग्रेटर देन T1, मतलब C से D जाने में ज्यादा टाइम लगेगा एज कंपेयर टू A से B। और दूसरी चीज, एक और चीज से समझ सकते हैं, A से B क्योंकि प्लैनेट आपका नजदीक है, मतलब R छोटा है आपका, तो V बड़ा होगा, तो A से B में जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो ज्यादा होगी, इसलिए तेजी से कवर करेगा और C से D में आराम से करेगा। ठीक है, वो ऐसी समझने के लिए, पर एग्जैक्ट जो आपको निकालना है वो एरियल वेलोसिटी से ही बताना है। इसके और क्वेश्चन कैसे आते हैं वो कल देखेंगे। तो आज ये दोनों लॉज और एलिप्स के जो क्वेश्चन मैंने बताया, क्वेश्चन मतलब जो डेरिवेशन की एपीलियन और पेरिफिलियन पे स्पीड, वो सब क्योंकि वो काम आएगी कल, और केपलर का थर्ड लॉ कल, और टनल प्रॉब्लम और एक दो चीजें और कम्युनिकेशन सैटेलाइट वो कल खत्म हो जाएगा आपका। परसों से हम लोग स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो आज अच्छे से पढ़ो, कोई डाउट है तो उसको पूछो। ठीक है, पर हाँ केपलर लॉ अच्छे से पढ़ना है सबको। चलो।